वो दोनों भाई भी जिनके घर सगीर छुपा हुआ था इन लोगों में मौजूद थे। वो अपने घर गए तो सगीर ने इनसे पूछा कि बाहर क्या हो रहा था। इंटेलिजेंस के अफसर आए थे। बड़े भाई ने इसे जवाब दिया, डॉक्टर अब्दुल रशीद के घर की तलाशी हुई है और ये भी पता चला है कि डॉक्टर अब्दुल रशीद को हथकड़ियों में साथ लाए थे। सगीर बिदक उठा और इसकी आंखें इस तरह खुल गईं जैसे इसके डेले बाहर आ जाएंगे। तुम तो कुछ ज्यादा ही घबरा गए हो सगीर भाई, बड़े भाई ने कहा। यह तो होना ही था, ये नहीं होना चाहिए था आबिद साहब, सगीर ने कहा। मैं तुम लोगों से इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांगूंगा। मैं गिरफ्तारी के लिए पेश हो जाऊंगा और डॉक्टर अब्दुल रशीद को छुड़वा लूंगा। मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब की सजा भी मुझे दो। ये हरकत न कर बैठना सगीर भाई, आबिद ने कहा। अगर तुम पेश हो गए तो हम दोनों भाई भी गिरफ्तार हो जाएंगे। खतरा टल गया है। इंटेलिजेंस के अफसर कह गए हैं कि इन्हें यकीन हो गया है कि इस मोहल्ले में कोई पाकिस्तानी नहीं आया। मैं इंटेलिजेंस का तरबियत याफ्ता आदमी हूँ, सगीर ने कहा। वो तुम्हें धोखा दे गया है। वो किसी भी वक्त आकर घर घर की तलाशी ले सकते हैं और मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि कल सुबह ही सुबह वो पुलिस को लेकर आएंगे और आप सबको बाहर निकाल कर घरों की तलाशी लेंगे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे आप? आबिद के छोटे भाई रफ़ीक ने पूछा और कहा, आबिद भाईजान आपसे कह चुके हैं कि आप अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने की हमाकत न करना। मैं डॉक्टर रशीद साहब को छुड़वाना चाहता हूँ, सगीर ने कहा। मैं कहूँगा मैं खुद अस्पताल से भागा था और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सगीर भाई रफ़ीक ने कहा, आपको बताया जा चुका है कि डॉक्टर रशीद साहब बड़ी मजबूत शहादत की बिना पर गिरफ्तार किए गए हैं। आप इस शहादत को किस तरह झुटलाएंगे? रशीद तो पकड़ा गया है, आबिद ने कहा। इसे तो छोड़ेंगे नहीं और तुम भी पकड़े जाओगे। अब देखा जाएगा जो होगा। मेरे भाइयों, सगीर ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। अगर मैं यहाँ आपके लिए मुसीबत बना रहा तो कल सुबह ही सुबह छापा पड़ेगा और आप दोनों भाई पकड़े जाएंगे। फिर आपके बाल बच्चों का क्या बनेगा? ना भाई ना, मैं तुम लोगों से इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं लूँगा। मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं होऊंगा, लेकिन ये नहीं मानूंगा कि मैं यहाँ छुपा रहूँ। यहाँ छापा इतना ज़बरदस्त पड़ेगा कि ये काफिर मुझे ज़मीन के नीचे से भी बरामद कर लेंगे। फिर तुम्हारा और तुम्हारे ख़ानदान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे जाने दो। सगीर उठ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों ने मिलकर इसे पकड़ लिया और कहने लगे कि वो अच्छी तरह चल तो सकता नहीं है, जाएगा कहाँ और कैसे जाएगा? मैं इन काफिरों के पास नहीं जाऊंगा, सगीर ने पुरज़म लहजे में कहा। मैं रात ही रात यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। मुझे अल्लाह के हवाले करो। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि मैं अपनी सलामती की खातिर तुम जैसे सच्चे और मुखलिस मुसलमानों को तबाह बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नहीं होने दूंगा। मैं कहीं पकड़ा गया तो ठीक है, जेल में पड़ा रहूँगा। अगर कहीं मर गया तो और ज़्यादा अच्छा है। सगीर यकलख्त जज्बाती हो गया और कहने लगा, मैंने जो गुनाह किए हैं इनकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। क्या आपको इस इलाके से कुछ वाकफियत है? आबिद ने पूछा। क्या आप पाकिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते और ज़राए जानते हैं? रफ़ीक ने पूछा। अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा, सगीर ने कहा। अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारे खुलूस की कीमत अदा नहीं कर सकता। मालूम नहीं फिर कभी मिल सकेंगे या नहीं। सगीर दोनों को गले लगा कर मिला। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे और सगीर की जज्बाती कैफियत तो ये थी कि रोते रोते सिसकने लगा और इसी कैफियत में वो इस घर से निकल गया। इसे ना किसी रास्ते से वाकफियत थी, ना इस इलाके से वाकिफ़ था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इसकी टांग ज़ख्मी थी और वो अच्छी तरह चल नहीं सकता था। इसके साथ एक ख़तरा ये कि लंगड़ाने की वजह से वो शक में पकड़ा भी जा सकता था। इंटेलिजेंस के मुखबरों को बता दिया गया कि भागने वाले की टांग ज़ख्मी है और वो ठीक तरह चल नहीं सकता। रात के 12 बज रहे थे। अम्बाला से दूर, बहुत दूर, लाहौर की एक कोठी में मेजर उस्मान एक कमरे में बैठा हुआ था। फौजी इसके साथ लगकर बैठी हुई थी। इसका सर उस्मान के कंधे पर था। इसके घर में वीना इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि उस्मान इसे वापस मिल गया है और अब वो लूसी और इसके गुरोह को पकड़वा देगा। अगली सुबह इंटेलिजेंस का ब्रिगेडियर अपने ऑफिस में दाखिल होने लगा तो इसने देखा कि वो मेजर और कैप्टन जो सगीर की फरार की तफ्तीश कर रहे थे उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे। क्या रिपोर्ट है? ब्रिगेडियर ने उनसे पूछा और अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। मेजर और कैप्टन उसके पीछे पीछे उसके दफ्तर में गए। ब्रिगेडियर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए। रात क्या हुआ? ब्रिगेडियर ने पूछा। मेजर ने इस कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट दी जो इसने रात डॉक्टर अब्दुल रशीद के घर और मोहल्ले में की थी। मफरूर का कोई सुराग नहीं मिला। मेजर ने कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट देकर कहा, डॉक्टर रशीद के घर की तलाशी बड़ी बारीकी से ली। इस घर के बूढ़े से बच्चे तक को डरा धमका कर पूछा, लेकिन सब ने ये मानने से इनकार किया कि इस घर में कोई अजनबी आया था। बड़े तेज़ और होशियार लोग मालूम होते हैं। ये मोहल्ला मुसलमानों का है। हमने हर घर के बड़े मर्द को बाहर बुलाकर बहुत डराया, लेकिन सब के सर इनकार में ही हिलते रहे थे।
सर मेजर ने कहा, मालूम तो यही होता है कि मफरूर इस मोहल्ले में आया ही नहीं या लाया ही नहीं गया। इसे इसी मोहल्ले में लाया गया था, ब्रिगेडियर ने कहा, और इस डॉक्टर ने उसे अपने घर में रखा था और इसे पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। मेजर और कैप्टन हैरत ज़िदगी के आलम में ब्रिगेडियर के मुंह की तरफ देखने लगे। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली सर? कैप्टन ने पूछा। डॉक्टर रशीद ने खुद मुझे बताया है, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया। इसने पूरा बयान दिया है, लेकिन इससे आगे वो नहीं बोलता। अब मालूम ये करना है कि इस सारे जुर्म में डॉक्टर रशीद के साथ कौन कौन था। वो सफ़ेद गाड़ी मिलनी चाहिए। गाड़ी से ये जाहिर होता है कि इन लोगों में कोई रुपए पैसे वाला आदमी भी है, वरना मुसलमानों में गाड़ी रखने की हिम्मत कहाँ है। गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी सर, मेजर ने कहा। इतना ही पता चला है कि गाड़ी सुजुकी थी और इसका रंग सफ़ेद था। हम इन्फॉर्मर मुकर्रर कर देंगे जो ये देखेंगे कि रशीद या इसके ख़ानदान के मरासिम किसी ऐसे आदमी के साथ होंगे जिसके पास सफ़ेद सुजुकी होगी। हमारे इन्फॉर्मर इस मोहल्ले में भी देखेंगे कि सफ़ेद सुजुकी किसके पास है। एक और शख्स जहन में रखो, ब्रिगेडियर ने कहा। शक है कि यहाँ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का कोई आदमी मौजूद होगा। वो सगीर को जानता होगा कि यह हमारा इंटेलिजेंस का आदमी है। उसने सगीर को यहाँ से निकलवाया होगा। मुझे सगीर के मुतल्लिक जो रिपोर्ट मिली है वो बड़ी अच्छी है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान से सगीर से बेहतर और काबिल एतमाद कोई आदमी नहीं मिल सकता। मैंने खुद इस शख्स की कारगुजारी देखी है। ये वाकई कारआमद और काबिल एतमाद एजेंट है। यहाँ मुझे शक होता है कि उसे अगवा किया गया है। डॉक्टर अब्दुल रशीद के बयान से साफ पता चलता है कि उसने पाकिस्तान की मोहब्बत के जोश में सगीर को यहाँ से निकाला है। हो सकता है वर्गला कर निकाला हो। मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट कर दिया है, लेकिन तुम जानते हो कि बॉर्डर क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं। सगीर बॉर्डर क्रॉस करना जानता ही होगा। हमारे लिए ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि सगीर के साथ और कौन कौन था। ये तो तुम्हें मालूम हो ही चुका है कि 2-3 आदमी सफ़ेद सुजुकी में बैठे हुए थे और वो सगीर को गाड़ी में बिठा कर ले गए थे। मैं रशीद से मालूम करने की कोशिश करूँगा। अगर वो न बोला तो दूसरा तरीका इख्तियार किया जाएगा। दूसरा तरीका तो इख्तियार किया ही जाएगा सर, मेजर ने कहा। हम इस डॉक्टर के घर के तमाम अफराद को यहाँ बुला लेते हैं। इसका बाप शायद कुछ उगल दे। हम ये भी सुराग लगा लेंगे कि डॉक्टर रशीद की दोस्ती और उठना बैठना किस किस के साथ है, कैप्टन ने कहा। मुझे उम्मीद है हम डॉक्टर के दोस्तों का अता पता मालूम कर लेंगे। ब्रिगेडियर ने इन दोनों को कुछ हिदायत दी और एक कर्नल का नाम लेकर कहा कि वो चले जाएं और इस कर्नल को उसके पास भेज दें। दोनों उठे और कमरे से निकल गए। थोड़ी देर बाद एक हिंदू कर्नल कमरे में दाखिल हुआ और ब्रिगेडियर के इशारे पर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। ब्रिगेडियर ने उसे सगीर के फरार के मुतालिक बताना शुरू कर दिया और ये भी बताया कि डॉक्टर रशीद ने क्या बयान दिया है। इसे तुम टेक ओवर कर लो, ब्रिगेडियर ने कर्नल से कहा। इससे इसके साथियों के नाम पते मालूम करने हैं, इसके घर के हर फर्द को बुलाना है, लेकिन ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये डॉक्टर खुद बता दे। मैं उसे अपने पास बुला रहा हूँ। तुम अभी अपने ऑफिस में जाओ, मैं तुम्हें बुला लूँगा। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने वो रात इसी जगह इन्वेस्टिगेशन सेल में गुजारी थी। ये थानों जैसी हवालात थी जिसमें वो अकेला बैठा रहा था। उसका बिस्तर फर्श पर बिछा हुआ था। बिस्तर क्या था, 2 कंबल फर्श पर बिछे थे और एक कंबल ऊपर लेने के लिए दिया गया था। तकिया ऐसा जिसकी रूई पत्थर हो गई थी और इसमें से बदबू आती थी। डॉक्टर रशीद का बड़ा ही सख्त इम्तिहान शुरू हो चुका था। खुदा के सिवा उसकी मदद करने वाला कोई न था। वो रात भर सोचता रहा था कि उसके घर वालों के साथ क्या सलूक होगा। बाहर की दुनिया से उसका राब्ता टूट चुका था। इसे कुछ मालूम नहीं था कि उसके मोहल्ले में इंटेलिजेंस ने क्या तफ्तीश और क्या कार्रवाई की थी, और कहीं ऐसा तो न हुआ कि किसी ने यह राज उगल दिया हो कि सगीर को फलां घर में रखा गया था। सबसे बड़ा और तलख सवाल जो उसे परेशान कर रहा था वो ये था, क्या सगीर वहाँ से निकल गया होगा या इंटेलिजेंस और पुलिस ने छापा मार कर इसे पकड़ लिया होगा। डॉक्टर रशीद ने रात परेशानी के आलम में तड़पते गुजार दी। उसमें इतना इखलाक हौसला था कि वो अपने सामने आए हुए ख़तरे का मुकाबला जवां मर्दी से कर सकता था, लेकिन जिन ख़तरात को वो महसूस करता था और देख नहीं सकता था, उनका मुकाबला करने के लिए उसके पास सिर्फ जज्बा था, तरीका और ज़रिया कोई नहीं था। इन्हीं अजियतनाक सोचों और वसवसों में रात गुजर गई। सुबह एक मग में उसके लिए चाय आई। एक प्लेट में चने की दाल और 2 फुलके भी आए। उसने 2-3 लुकमे खाए और 2-3 घूंट चाय पीकर मग अलग रख दिया। कुछ तो चाय पीने के काबिल नहीं थी और ना पीने की एक वजह यह भी थी कि वो बहुत परेशान था। इतने में कोठरी का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। एक हवालदार ने उसे कहा कि वो ब्रिगेडियर साहब की पेशी के लिए चले। वो उठा और हवालदार के साथ चल पड़ा। हेलो डॉक्टर रशीद, ब्रिगेडियर ने डॉक्टर रशीद को अपने कमरे में दाखिल होते ही पुरतपाक तरीके से कहा। रात कैसी गुजरी? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डॉक्टर रशीद हंस पड़ा।
ये हंसी पुरमसरत नहीं थी, इस हंसी में तंज थी। और ब्रिगेडियर के सवाल का बेहतरीन जवाब, ब्रिगेडियर ने भी अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार न किया या ज़रूरत ही न समझी। रशीद को बैठने का इशारा किया और रशीद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, ब्रिगेडियर ने दोस्ताना से लहजे में कहा। बाय गॉड, मैं डॉक्टरों की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हें मुल्जिम की हैसियत से यहाँ देखकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। बात कुछ भी नहीं डॉक्टर रशीद, जो बात थी वो सामने आ गई है, बल्कि तुमने खुद बड़ी दयानतदारी से असल वाक़या मुझे बता दिया है। तुम नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारा कितना मशकूर हूँ। ये ज़हन में रखो कि सगीर कोई मुजरिम तो नहीं जिसने कत्ल या डकैती की वारदात की हो और तुमने इसे जेल से या हवालात से फ़रार कर दिया हो। ये समझ लो कि वो हमारा मेहमान था और तुमने उसे भगा दिया। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर रशीद ने होंठों पर तंजिया से मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अगर बात कुछ भी नहीं तो इसे यहीं पर ख़त्म कर दें। मैंने आपके मेहमान को भगाकर वाकई बदतमीज़ी और बदतहजीबी का मुजाहरा किया है, मैं इसकी माफ़ी मांग लेता हूँ। डॉक्टर रशीद, ब्रिगेडियर ने मुशक्काना से लहजे में कहा, जिस तरह मैं तुम्हारे प्रोफेशन के मतलब कुछ नहीं जानता, बिल्कुल ऐसे ही तुम मेरे प्रोफेशन की बारीकियों से वाकिफ़ नहीं। जिस तरह ऑपरेशन टेबल पर कोई मरीज़ मर जाए तो हम कहते हैं डॉक्टर की कोताही से ही मरीज़ मर गया, हालांकि ये सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है कि मौत का बाइस क्या था। ऐसे ही मेरी जिस कार्रवाई को तुम बेमकसद और फजूल समझते हो, इसकी अहमियत को सिर्फ मैं या इंटेलिजेंस का कोई सीनियर ऑफिसर ही समझ सकता है। मेरी ड्यूटी का तकाजा ये है कि तुम सिर्फ ये बता दो कि वो सफ़ेद गाड़ी किसकी थी और तुम्हारे साथ कौन कौन था। मैं इन सवालों के जवाब कल दे चुका हूँ, डॉक्टर रशीद ने पुरज़म से लहजे में कहा। आपने मेरे प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा है, इसका मतलब ये है कि मैं भी एक नोबल आदमी हूँ। मैं अपनी इस हैसियत को कायम रखना चाहता हूँ। अगर मैं अपने 2-3 दोस्तों को इस मुसीबत में फंसा दूँ जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं नोबल आदमी नहीं हूँ और मैं बड़ा ही घटिया और फरेबकार इंसान हूँ। मैं हैरान हूँ कि इस सारे मामले में आप एक मामूली बात कह रहे हैं और इसके साथ ही आप पुलिस की तरह तफ्तीश कर रहे हैं। तुम मेरे बेटे हो रशीद, ब्रिगेडियर ने कहा। मैं तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि डॉक्टर की हैसियत से और मिलिट्री हॉस्पिटल के एक मुलाजिम की हैसियत से तुमने और किसी को नहीं तो अपने प्रोफेशन को और अपने हॉस्पिटल को बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक ऐसे मरीज़ को तुमने अस्पताल से निकाल दिया है जिसका इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ था और तुमने ये भी ना देखा कि वो ज़ख्मी था और ज़ख्म भी टांग का था जिस पर सारे जिस्म का बोझ पड़ता है। इसका जिस्म अभी ख़राब था। क्या तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि ये ज़ख्मी किसी ऐसी जगह रखा गया है जहाँ तुम इसकी बाकायदा मरहम पट्टी कर रहे हो? यही जुर्म एक बड़ा जुर्म है। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर रशीद ने कहा, मैंने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। अच्छा ये बताओ डॉक्टर रशीद, ब्रिगेडियर ने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन और घर के दीगर अफराद को मालूम था कि तुमने सगीर को अपने घर रखा है और इन्हें यह बताया होगा कि ये कौन है? नहीं, डॉक्टर रशीद ने कहा। पहली बात तो यह है कि मेरे घर वालों को मेरी इस कार्रवाई का इल्म ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि मैं सगीर को अपने घर लाया ही नहीं था। मैं ऐसा बेवकूफ़ तो नहीं कि अपने बूढ़े और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन को इस मुसीबत में डाल देता। मैं जानता था कि मैं गलत कार्रवाई कर रहा हूँ और इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर आयद होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को इस मुसीबत में फंसा लूँ तो क्या कहोगे? ब्रिगेडियर ने पूछा। मैं कहूँगा कि ये ब्रिगेडियर एक अच्छा आदमी है, डॉक्टर रशीद ने बड़ी जुर्रत से जवाब दिया। और मैं कहूँगा कि इंडिया में हिंदू मुसलमानों को परेशान करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अगर आप मेरे वालिदैन और मेरे घर की मस्तूरात और दूसरों को परेशान करेंगे तो मेरे दिल में आपकी और इस मुल्क की नफ़रत पैदा हो जाएगी। मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ब्रिगेडियर साहब, आप जो चाहे करें। और मैं जानता हूं कि आप मेरे घर के बच्चे को शामिल तफ्तीश कर लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको दिली तस्कीन तो ज़रूर होगी, लेकिन तफ्तीश के मामले में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे घर वाले मेरी इस कार्रवाई से वाकिफ़ नहीं। उन्हें पहले ही बहुत परेशान और जलील किया जा चुका है। मुझे हथकड़ी लगा कर वहाँ ले गए थे, मेरे घर की तलाशी ली गई, सोए हुए बच्चों को जगाया गया। तलाशी लेने वालों से पूछें कि वहाँ से उन्हें क्या मिला। अगर कोई कसर रह गई है तो वो आप पूरी कर लें। मुझे किसी शरीफ ख़ानदान को परेशान करने का शौक़ तो नहीं, ब्रिगेडियर ने कहा। तुम इन्हें खुद इन परेशानियों से बचा सकते हो। सीधी सी बात है कि अपने साथियों के नाम और पते बता दो। इसके बाद ब्रिगेडियर ने प्यार और मोहब्बत से डॉक्टर रशीद से अपने सवाल का जवाब हासिल करने की पूरी कोशिश की। फिर वो लालच देने पर उतर आया। इसने डॉक्टर रशीद से कहा कि उसे वादा माफ़ गवाह बना लेगा, जिससे वो सज़ा से भी बच जाएगा और इसकी इज्जत भी महफूज रहेगी और मिलिट्री हॉस्पिटल में उसकी मुलाजमत भी बरकरार रहेगी। ब्रिगेडियर साहब, मैंने नताइज को सामने रखकर सगीर को यहाँ से निकाला है, डॉक्टर रशीद ने कहा। मैंने आपको कल अच्छी तरह बता दिया था कि मैंने उसे यहाँ से क्यों निकाला।
ये एक जज्बा है, इसमें मुझे कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। मैंने अपने जज्बे की तस्कीन की है। इस जज्बे को आप जुर्म कहते हैं, लेकिन मेरे मज़हब में ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं आपको साफ अल्फाज में बता देता हूँ कि ग़ुलाम अपनी आरजुओं के लिए लड़ते हैं तो उनके बादशाह उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन ग़ुलामों के लिए ये जंग आज़ादी होती है। आप मेरे जज्बे को जुर्म कहकर मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन बेटा, ब्रिगेडियर ने कहा, सज़ा मिलने से पहले एक ऐसे मरहले से गुजरना पड़ेगा जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा। उससे बचना चाहती हो तो मेरे सवालों का जवाब दे दो, वरना जिस मरहले की मैंने बात की है वो तुम्हें जिस्मानी तौर पर सारी उम्र के लिए माजूर कर देगा। मैं तैयार हूँ, डॉक्टर रशीद ने कहा। ब्रिगेडियर ने घंटी बजाई। अर्दली अंदर आया। ब्रिगेडियर ने किसी मेजर का नाम लेकर कहा, उसे बुलाओ। डॉक्टर रशीद एक बार फिर सलाखों के पीछे सल में बैठा हुआ था और ब्रिगेडियर अपने ऑफिस में मेजर से कह रहा था कि इस साले मुसलमान की हड्डियां तोड़ दो, मर जाता है तो मरने दो, इसके घर के बच्चे को बुलाओ और देखो वो क्या कहते हैं। सगीर उस घर से निकल तो गया, लेकिन वो इस शहर से और इस सारे इलाके से बिल्कुल ही नावाकिफ़ था, बल्कि वो इस पूरे मुल्क में एक अजनबी था। उसने किरदार की बुलंदी का मुजाहरा किया था। उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर बेदार हो गई थी। डॉक्टर रशीद और नरस खालदा ने इसकी रूह को बेदार कर दिया था। उसे ये भी एहसास था कि डॉक्टर रशीद ने इसे अस्पताल से निकलवा कर कितना बड़ा ख़तरा मोल लिया है। ये तो इसे वहीं डॉक्टर रशीद के मोहल्ले के घर में मालूम हो गया था कि इसके फरार की तफ्तीश इस मोहल्ले के मुसलमानों के लिए किस कदर तौहीन आमेज़ हो रही है। इन्हें इस ज़िल्लत से बचाने के लिए वो यही कर सकता था कि यहाँ से निकल जाए, और वो निकल गया। उसने अपना अंजाम सोचा ही नहीं। अगर इसकी टांग ज़ख्मी ना होती तो वो हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकता था। अब इसकी हालत ये थी, इससे चला भी नहीं जाता था। वो शहर से निकला था तो रात के उस वक्त सड़कें तकरीबन सुनसान पड़ी थी। अगर छावनी के इलाके में होता तो वहाँ अभी बहुत रौनक थी। वो शहर से वीराने की तरफ निकल गया। वो ज़ख्म में दर्द महसूस करने लगा था और मुसलसल चलते रहने से दर्द में अफाका होता चला जा रहा था। इससे तेज़ चला नहीं जा रहा था। ये उसकी क़ुव्वत इरादी का कमाल था कि वो चल रहा था। इंडिया से निकल जाना उसके लिए एक चैलेंज बन गया था। इस मुल्क को वो अपना बदतरीन दुश्मन समझ रहा था। वो एक पगडंडी के किनारे किनारे अपने आप को घसीट रहा था। पगडंडी के दोनों तरफ खेत थे और वो एक जगह बैठ गया। उसने पैंट उतार कर अपनी ज़ख्मी रान नंगी की। उसे शक हो रहा था जैसे उसके ज़ख्म से खून रिस रहा हो। ये देखकर उसे इत्मीनान हुआ कि पट्टी खुश्क थी। चूँकि वो एक टांग घसीट कर चलता था, इसलिए दूसरी टांग बहुत जल्दी थक गई थी। रात के पिछले पहर का चांद ऊपर आ गया। सगीर ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट मुंह में लेकर माचिस जलाई, और इस रोशनी में उसने वक़्त देखा। रात का 1 बज रहा था। उसने इधर उधर देखा। वो देख रहा था कि यहीं कहीं सुबह हो गई तो वो कहाँ छुपेगा। फसल खासी ऊंची थी। इसने सोचा कि इस फसल में ही छुप कर दिन गुजार लेगा, लेकिन इसके साथ ही इसे ख्याल आया शहर से दूर निकल जाना बहुत ज़रूरी है। इसने ये भी सोचा कि इतने ज़रखेज़ इलाके में गाँव भी होंगे, इनसे दूर दूर रहना ही बेहतर रहेगा। ये सोच कर वो उठा और आगे की तरफ चल दिया था।